शादी के बाद ढेरों अरमान लिए जैसे ही मन्नत अपने ससुराल आई, सुहागरात के दिन ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि उसके पति ने उसके साथ ऐसा काम किया जिसके लिए वह खुद ही शर्मिंदा हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था यह उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर अब तो हद ही हो गई जब उसके पति हर रात उसके कपड़ों को उसके तन से अलग कर देता। और फिर उसे शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें सिर्फ दो शख्स ही एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बल्कि वह शख्स समय के साथ साथ दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। हर इंसान अपनी शादी को खास और यादगार बनाना चाहता है, ताकि वह उस पल को उम्र भर के लिए अपनी खूबसूरत यादों के रूप में अपने दिल में कैद करके रख सके। शादी की पहली रात को लेकर जहाँ लड़के काफी एक्साइटेड रहते हैं, वही हर लड़की उस दिन थोड़ी घबराहट सी महसूस करती है। लेकिन फिर जब लड़का और लड़की दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन जाते हैं, तब यह एक्साइटमेंट और घबराहट प्यार में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही प्यार पाने वाले पति का सपना मन्नत ने भी देखा था। जब उसकी शादी होगी तो उसका पति उसे दिलो जान से प्यार करेगा, उसके साथ प्यार भरी बातें करेगा और उसे अपनी पत्नी होने का सारा हक देगा। लेकिन सपना हमेशा सच हो यह तो वक्त ही बताता है। और आज जब मन्नत की शादी हुई तो उसे बिल्कुल नहीं पता था उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। मन्नत एक अनाथ लड़की थी, और हर लड़की की तरह मन्नत ने भी अपनी शादी की पहली रात के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था उसके वह सारे सपने शादी की पहली रात को ही चकनाचूर हो जाएंगे। आज मन्नत की शादी हुई थी, और रोहित मन्नत को अनाथ आश्रम से शादी करा के अपने साथ अपने घर लेकर आ गया था। और फिर आज आधी रात को ही मन्नत अपने बदन पर सिर्फ कंबल ओढ़कर कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठकर रो रही थी, क्योंकि आज रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे वह इतना डर गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो अभी उसकी जान ही निकल जाएगी। आज उसकी शादी की पहली रात थी, और आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं हुआ होगा। मन्नत ने कभी भी अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने नहीं संजोए थे, क्योंकि वह जानती थी वह एक अनाथ लड़की है और बचपन से ही अनाथ आश्रम में रह रही है। मन्नत का पति रोहित मन्नत को जब अनाथ आश्रम से शादी करा के अपने घर लाया, तब उसके मन में बस एक ही तसल्ली थी, अब उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स होगा जिसके सहारे वह अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी काट लेगी और उसे जीने का कोई सहारा मिल जाएगा। मन्नत की शादी उससे दोगुनी उम्र के इंसान के साथ हुई थी जिसका नाम रोहित था। शादी के वक्त रोहित का उम्र 40 साल था, और वह देखने में कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, जबकि मन्नत एक 20 साल की खूबसूरत सी कमसिन कली थी। रोहित ने आश्रम के इंचार्ज को मन्नत के लिए शादी का जोड़ा दिया था, जिसे पहनकर मन्नत तैयार हो गई थी, और मन्नत की सहेलियों ने उसे दुल्हन की तरह सजा दिया था। इसी तरह रोहित और मन्नत की शादी हो गई, और मन्नत रोती सिसकती अनाथ आश्रम और अपनी सहेलियों से बिछड़कर रोहित के साथ उसके घर आ गई थी। जब रोहित मन्नत को विदा करवाकर अपने घर लेकर आया था, तब मन्नत ये नहीं जानती थी उसकी शादी किसके साथ हुई है। मन्नत ने रोहित को पहली बार शादी की पहली रात को ही देखा था। उससे पहले तो उसने रोहित को फोटो तक नहीं देखी थी। रोहित का घर एक बहुत ही अच्छे और शानदार इलाके में बना हुआ था। उसका घर 2 मंजिला मकान का था, लेकिन वह उस घर में अकेला ही रहता था। रोहित ने भी मन्नत को शादी से पहले नहीं देखा था, बस मन्नत की सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी। रोहित घर में अकेला ही रहता था, उसके माँ पापा भाई बहन कोई नहीं था, इसलिए मन्नत के गृह प्रवेश का कोई भी रस्म नहीं हो पाया था। बस रोहित ही मन्नत का हाथ थामकर उसे अपने कमरे में बैठाया था। मन्नत को कमरे में बैठाकर वह मन्नत से कहने लगा, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर रोहित कमरे से बाहर चला गया, और मन्नत कमरे में आराम से बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जब तक रोहित कमरे से बाहर था, तब तक मन्नत अपना घूंघट थोड़ा सा पीछे करके अपनी खूबसूरत आंखों से कमरे को निहारने लगी। उस कमरे को काफी खूबसूरत फर्नीचर से सजाया गया था, और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। सुहागरात के कमरों को सजा हुआ देखकर मन्नत के दिल में भी शादी की पहली रात की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। उसके चेहरे पे वह खुशी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसे अब अपने सारे अधूरी खुशियां रोहित के साथ ही पूरी होती नजर आ रही थी। लेकिन मन्नत यह नहीं जानती थी यह उसकी खुशियां नहीं, बल्कि उसकी मुश्किलों की शुरुआत है। कुछ ही देर बाद जब रोहित कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मन्नत का दिल जोरों से धड़कने लगा था, और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन फिर जैसे उसने रोहित को गौर से देखा, कुछ देर के लिए उसका चेहरा मुरझा गया,
क्योंकि उसने देखा कि रोहित तो एक साधारण सा सांवले रंगत वाला इंसान था और वह बॉडी से बहुत ज्यादा भरा हुआ था। मन्नत को लगा कि अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है और वह अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। उस बेचारी की माँ बाप तो थे नहीं जो कि रिश्ता तय करने से पहले उसकी मर्जी पूछते या उसे लड़के की तस्वीर दिखाकर लड़का पसंद करवाते। वह बदनसीब तो अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, इसलिए जैसा रिश्ता आया था वही उसे स्वीकार करना पड़ा था। अनाथ आश्रम में जो लड़कियां रहती थी, जवान होने के बाद उन सभी के साथ ऐसा ही होता था। जैसा भी रिश्ता मिलता था लड़कियों को ब्याह दिया जाता था। लेकिन फिर मन्नत ने अपने दिल को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय के साथ साथ उसे भी अपने पति से प्यार हो ही जाएगा। लेकिन मन्नत यह नहीं जानती थी कि उसका पति एकदम उसकी सोच से विपरीत इंसान था। अब जैसे ही रोहित कमरे में आया, वह मन्नत के पास बैठने की बजाय सामने रखी कुर्सी पर अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे पीने लगा। मन्नत दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी और रोहित को घूंघट के अंदर से ही देख रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुआ था, मन्नत को ऐसा लगा जैसे उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि रोहित सिगरेट पीने के साथ साथ उसके शरीर को एक टक घुरे जा रहा था। और जब पंडित ने रोहित को यूं घूरते हुए देखा तो उसे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि उसे अपने प्रिय रोहित की नजरें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। जाहिर था कि मन्नत को उसकी ऐसी नजरों से वह खुशी और सुकून तो नहीं मिला था जो शादी की पहली रात एक पत्नी को मिलता है। फिर सिगरेट पीते पीते ही रोहित ने मन्नत से कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतार। यह सुनकर मन्नत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि मन्नत को अपने पति से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह मन ही मन में सोचने लगी कि भला यह कौन सा अंदाज था मुझे बात करने का। मन्नत ने सोचा था कि उसका पति उसके पास बैठकर उसका हाथ थामकर उसे प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन रोहित ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो कुछ भी उसने मन्नत के साथ किया वह तो बहुत ही अजीब और शर्मनाक था। रोहित के चेहरे के हाव भाव देखकर मन्नत बहुत ही घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे और क्या ना करे। भला यह क्या तरीका था बात करने का। यह सोचकर मन्नत के मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा था, जैसे आज उसके साथ आज बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। तभी रोहित ने मन्नत को दोबारा से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैंने कहा, अपना दुपट्टा उतार। लेकिन इस बार रोहित के शब्द और भी सख्त थे, इसलिए मन्नत घबराकर जल्दी से अपने दुपट्टे में लगी पिन को निकालने लगी। मन्नत के हाथ पैर दर्द के मारे कांप रहे थे और रोहित सामने बैठा सिर्फ सिगरेट पी रहा था और मन्नत की तरफ घूरते हुए देख रहा था। रोहित का इस तरह से देखना और उसकी ऐसी अजीब सी फरमाइश से मन्नत बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। खैर मन्नत ने अपने भारी लहंगा का दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया, लेकिन रोहित की चुभी हुई नजर अब भी मन्नत की और भी उलझन में डाल रही थी और उसे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। तभी रोहित कहने लगा, अब अपने जेवरात भी उतार दो। उसकी यह बातें मन्नत को बहुत ही परेशानी में डाल रही थी, लेकिन फिर डर के मारे मन्नत ने धीरे धीरे अपने सारे जेवरात उतारना शुरू कर दिया। उसके बाद रोहित ने जो अगली फरमाइश रखी उसे सुनकर मन्नत ने साफ साफ मना कर दिया और उठकर बेड पर खड़ी हो गई। मन्नत के इनकार करने पर तो रोहित की आंखों में खून उतर आया और वह एकदम गुस्से से लाल हो गया और खड़ा होकर मन्नत के पास जाकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैंने तुमसे क्या कहा है। उसके इस शब्दों ने तो मन्नत के शरीर से जैसे उसकी जान ही निकाल दी थी। लेकिन इस बार मन्नत ने हिम्मत दिखाई और रोहित से कहा, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती। तब वह गुस्से से कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात को इनकार किया तो मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन मन्नत किसी भी कीमत पर उसकी यह बात नहीं मान सकती थी, इसलिए मन्नत ने उसे कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। तब रोहित ने एक जोरदार थप्पड़ मन्नत के गाल पर मारा और कहने लगा, कमीनी, तू अपनी औकात भूल गई है क्या। तुझे याद नहीं है कि मैं तुझे कहाँ से उठाकर लाया हूँ। तेरी औकात मेरे पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। अगर तूने मेरी बात मानने से इनकार किया मैं तुझे जान से मार दूंगा। शादी की पहली रात अपने पति के मुंह से ऐसी अजीब सी बात सुनकर मन्नत सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी और अब मन्नत रोने लगी थी, क्योंकि उसे अपने पति से ऐसी सख्त व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रोहित अब उसके करीब जाने लगा था, लेकिन मन्नत डट के मारे घबराकर उसे पीछे हटते जा रही थी। और फिर अचानक से रोहित ने मन्नत के बालों को पकड़कर अपने करीब कर लिया
और अपना चेहरा मन्नत के चेहरे के नजदीक लाकर अपने खूनी लाल आंखों से मन्नत की आंखों में देखते हुए कहने लगा, वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने रोहित से कहा, मुझसे यह काम मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। नारी तो लज्जा की मूर्ति होती है, उसे वैसे ही रहने दो, इसी में भलाई है। मन्नत की बात सुनकर रोहित हंसने लगा और कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं नहीं जानता? वहां पर क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज्यादा ड्रामाबाजी मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहां पर क्या क्या रंगरेलियां मनाई जाती है। जब तुम वहां मौजूद मर्दों का दिल बहला सकती हो, तो फिर मैं तो तुम्हारा पति हूँ और मेरा तो तुम पर पूरा अधिकार है। आखिर तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर मैंने ही तो लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करूं, तो वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। मन्नत रोहित को हैरत से देखे जा रही थी। वह यह कैसी बातें कर रहा था, क्योंकि उसका अनाथ आश्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे रोहित समझ रहा था। उसके आश्रम की इंचार्ज तो बहुत ही अच्छी थी और उसके आश्रम की लड़कियों की देखभाल बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह ही करती थी। उसने आश्रम की लड़कियों को एक सगी माँ की तरह ही पाला था। वह सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखती थी। मन्नत यह तो नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन सा खेल खेला जाता है। लेकिन मन्नत ने जब से होश संभाला था, उसने देखा था कि उसके आश्रम की लड़कियों की सुरक्षा बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे कोई अपनी सगी बेटियों की करता है। मन्नत ने रोहित से कहा, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे अनाथ आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मन्नत कुछ और कहती, रोहित ने मन्नत के बालों को और भी मजबूती से पकड़ा और कहने लगा, बकवास मत करो और मुझे समझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारो, और हाँ, तुम्हारे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जैसे तुम्हें पता है आज हमारी सुहागरात है, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद अकेले ही सुहागरात मनानी होगी। और मैं देखूंगा तुम अकेले खुद के साथ सुहागरात कैसे मनाती हो। उसके मुंह से ये सब बात सुनकर मन्नत शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और हैरत से आंखें फाड़े बस उसे देखी जा रही थी। उसके बाद रोहित ने जब मन्नत को जोर से धक्का मारा, वह जमीन पर गिरते गिरते बची थी। फिर वह मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र बनाया है, और पति तो हर वक्त अपने पत्नी की और उसके मान मर्यादा की रक्षा करता है। लेकिन उसको ये कैसा पति मिला था जो उसे निवस्त्र करके ऐसे खेल खेलने के लिए कह रहा था। लेकिन मन्नत ने उसकी इस बात को नहीं माना और वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर अपने लिए कोई सुरक्षित जगह देखने लगी। लेकिन मन्नत शायद इतनी खुश नसीब नहीं थी, इसलिए उसे अपने लिए ऐसी कोई सुरक्षित जगह नजर नहीं आई जहाँ की वह छुप सकती थी। अब रोहित फिर से मन्नत के पास पहुंच गया और उसके बाजू को पकड़कर घसीटते हुए वापस कमरे में ले आया। मन्नत चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि तुम्हारी सारी हरकतें जानवरों जैसी है। तुम मुझे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ दो। मन्नत का इतना कहना था कि रोहित ने उसे मारना शुरू कर दिया और थप्पड़ मार मार कर उसके दोनों गाल को लाल कर दिया, और फिर उसको बेड पर ढकेल कर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसके उस लहंगे में सिगरेट से आग लगा दिया जो मन्नत ने पहन कर रखा था। इस जलती हुई सिगरेट से मन्नत का लहंगा जलना शुरू हो गया। फिर वह मन्नत से कहने लगा, अब मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। यह सब देखकर मन्नत घबरा गई थी, क्योंकि उसका लहंगा पूरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि मन्नत भी लहंगे के साथ जल जाती, उसने जल्दी से लहंगे को उतार दिया और खुद ही के ऊपर एक कंबल ओढ़ लिया। रोहित मन्नत को यूं बेबस देखकर हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया, और मन्नत बेचारी अपनी किस्मत पर सिर्फ रोती ही रह गई थी। सारी रात रोने के बाद कब सुबह हो गई मन्नत को पता ही नहीं चला। और फिर सुबह होते ही जब रोहित कमरे में आया तो उसके हाथ में एक थैला था जो उसने मन्नत के मुंह पर मार दिया और कहा कि कुछ कपड़े हैं इसमें, एक ड्रेस निकालकर पहनो और बाहर आकर मुझे नाश्ता बनाकर दो। उसके शब्द अभी भी नॉर्मल नहीं थे, बल्कि नफरत से भरे और अपमान से भरे हुए थे। मन्नत ने अपने कपड़े बदले और रोती कमरे से बाहर आ गई। सामने एक छोटा सा किचन था, और जब मन्नत किचन में गई तो उसने देखा कि पूरे किचन में गंदगी फैली हुई थी। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए थे और चूल्हे पर चाय की केतली रखी हुई थी जो कि बुरी तरह से जलकर काली हो चुकी थी। मन्नत ने पहले थोड़ा बहुत किचन साफ किया और फिर नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन वह भी पूरा गंदा हो गया था। अब मन्नत ने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा।
लेकिन खुद रोहित के साथ नाश्ता करने नहीं बैठी। वह किचन में ही खड़े खड़े थोड़ा सा नाश्ता कर ली। उसके बाद मन्नत फिर दोबारा से सफाई में लग गई और बीच बीच में यह भी देखती रही कि कैबिनेट में कौन कौन सा सामान खराब पड़ा है। जब रोहित नाश्ता खत्म करके किचन में आया तो उसे अपने पास देखकर मन्नत एकदम से घबरा गई थी। रोहित को देखकर मन्नत को एक ही एहसास होता और वह था डर का। रोहित मन्नत के पास जाकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज भी वही हरकत दोहराई, आज मैं पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और साथ में तुम्हें भी जला दूंगा। यह सुनकर मन्नत एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गई थी। रोहित अपनी बात कहकर किचन से बाहर निकल गया था। फिर जब मन्नत खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि रोहित घर में नहीं था। उसने फिर थोड़ा सुकून की सांस ली, लेकिन जब मन्नत को रात के बारे में ख्याल आया, उसका दिल फिर से घबरा उठा था। मन्नत को अब तक यही समझ में नहीं आ रहा था आखिर रोहित उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मन्नत फिर सोच में पड़ गई कि अगर रोहित को अपने जुल्म सितम का निशाना किसी को बनाना ही था तो उसने एक अनाथ और बेसहारा लड़की को क्यों चुना। वह तो बेचारी वैसे भी बचपन से दुख सहते हुए ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मन्नत नहीं जानती थी कि उसे पति के नाम पर ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा जो उसके बेबस और मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाएगा। यह शादी उसके पांव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी, लेकिन अब मन्नत ने सोच लिया था वह इस जंजीर को तोड़कर इस घर से भाग जाएगी, वरना रोहित आज की रात ना जाने उसके साथ कैसी हैवानियत करेगा। अब मन्नत एक पल की देर किए अपने कमरे में गई और छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो रोहित सुबह ही लेकर आया था। वह बैग लेकर जल्दी जल्दी से बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे उसने मेन गेट खोलना चाहा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि गेट के बाहर से ताला लगा हुआ था और घर से बाहर जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था वह दीवार फांदकर बाहर जा सकती, क्योंकि रोहित ने दीवार के ऊपर बड़े बड़े जाले लगा रखे थे जिसको पार करना मन्नत की बस की बात नहीं थी। फिर मन्नत ने सारे कमरे की खिड़कियां खोल खोल कर देखे, लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी जिसे तोड़ना मन्नत के बस की बात नहीं थी। मन्नत अब अपने आप को जेल में कैदी की समान महसूस करने लगी थी। उसे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा था और रोते रोते उसने रात का खाना भी बनाया। और फिर रात में जब रोहित घर के अंदर दाखिल हुआ, मन्नत डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा लॉक करके बैठ गई। वह रोहित के आने से पहले खाना भी खा चुकी थी। वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे रोहित को देखते ही डर महसूस होता था। लेकिन अभी तो 5 मिनट ही हुए थे। रोहित ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया और दरवाजे के साथ साथ मन्नत का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। जब रोहित ने कड़े शब्दों में यह कहा, मन्नत दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कौन है तुम्हारे साथ कमरे में और तुम किसके साथ कमरे में बैठी हो। यह सब सुनकर तो मन्नत के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जिस तरह रोहित ने अपने घर को लॉक करके रखा था उस घर में आदमी तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं आ सकता था। डर के मारे मन्नत ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। फिर रोहित ने मन्नत को बुरी तरह से पीछे धकेल दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे तो कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमीरा खोलकर भी देखने लगा। मन्नत ने कहा, आप ये कैसी हरकत कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। तब रोहित कहने लगा, अगर अंदर कोई भी नहीं है फिर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। और यह कहकर रोहित वॉशरूम में चला गया। शायद यही देखने वाला था, वहां पर तो कोई छुपकर नहीं बैठा है। अब मन्नत को समझ में आ रहा था रोहित शक्की टाइप का इंसान है, उसे शक करने की बीमारी है। पूरा कमरा देखने के बाद रोहित मन्नत से कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी भी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर रोहित कमरे से बाहर चला गया। लेकिन रात को उसकी फिर वही जिद थी जो मन्नत को खुद ही उसकी नजरों में गिराने के लिए काफी था। लेकिन इस बार मन्नत ने उसकी किसी भी बात को मना नहीं किया, क्योंकि अब उसमें मार खाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन इस बार मन्नत की किस्मत अच्छी थी जो रोहित ने उसे सिर्फ कपड़े उतारने के लिए ही कहा था, उसे आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। न चाहते हुए बेचारी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर कुछ देर बाद रोहित उसे इस हालत में देखता रहा, लेकिन उसे कुछ किया नहीं। कुछ ही देर तक उसे इस हालत में देखने के बाद रोहित कमरे से बाहर निकल गया। उसने तो मन्नत को छुआ तक नहीं था। मन्नत रोहित की हरकतों को सिर्फ हैरत भरी नजरों से देख रही थी, कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। वह अब और रोहित के जुल्म का शिकार नहीं बनना चाहती थी। अब तो हर रोज यही होने लगा था।
रोहित रोज मन्नत से सारे कपड़े उतारने को कहता और उसे सिर्फ रात भर देखता रहता और फिर कमरे से बाहर निकल जाता, लेकिन उसे छूता तक नहीं था। अब उन दोनों की शादी के 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में रोहित ने मन्नत को एक बार भी नहीं छुआ था। फिर एक रात उनके घर में अचानक चोर घुस आया और उस वक्त मन्नत एकदम से नींद में सो रही थी। तभी उसे कमरे में के बाहर एक शोर सुनाई दिया। पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे रोहित बाहर किसी से लड़ रहा है, लेकिन जैसे अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि सामने 2 आदमी रोहित के सर पर पिस्तौल ताने हुए था और ये देखकर मन्नत के तो होश ही उड़ गए थे। जब उसने देखा कि रोहित जख्मी हालत में था, मन्नत तुरंत ही भागकर रोहित के पास पहुंची और उन चोरों से कहने लगी, आपको जो चाहिए वह ले जाओ, लेकिन मेरे पति को कुछ मत करना। तब वह चोर कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना करें तो घर में जो भी रुपये जेवर तुम्हारे पास मौजूद है वह सब हमें और अभी अभी ला कर दो। 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए मन्नत अपने कमरे में चली गई और अपने अलमीरा का ताला खोलकर उसमें जो थोड़े रुपये ज्वेलरी पड़े हुए थे जो रोहित ने उसे शादी पर पहनाई थी वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। रुपये और ज्वेलरी को लेकर चोर वहां से चला गया और अब मन्नत बार बार रोहित का चेहरा और उसके हाथ देखकर रोने लगी और कहने लगी, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि उन चोरों से लड़कर ही रोहित के चेहरे पर जख्म के निशान बन गए थे और होठ के करीब खून भी बह रहा था। मन्नत ने अपने दुपट्टे से रोहित का चेहरा साफ किया और रोते हुए उससे पूछने लगी, आपने उन चोरों से क्यों पंगा ले लिया, वह भी कुछ पैसों की खातिर? मेरे लिए ना तो पैसों अहमियत रखता है और ना ये जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता और आपके बगैर मेरी जिंदगी कैसे कटती, इसके बारे में तो आपने एक बार भी नहीं सोचा। मन्नत के मुंह से यह सब सुनकर रोहित पहली बार मन्नत को आज अलग ही नजरों से देख रहा था, जैसे उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था यह सब मन्नत उसके लिए बोल रही थी। रोहित मन्नत से कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? तब मन्नत ने कहा, वह इसलिए कि आप मेरे पति हैं और आपकी परवाह मुझे नहीं होगी तो फिर किसे होगी? मन्नत की बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ सा गया था और अब वह उठकर फौरन अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मन्नत का दिल भी यह सोचकर बेचैन होता रहा, अगर वह वक्त पर ना पहुंचती और अगर रोहित के साथ कुछ हो जाता तो ना जाने उसका क्या होता। मन्नत जानती थी रोहित ने उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वह मन्नत को जितना परेशान कर सकता था उतना करता ही था, लेकिन उसकी क्या वजह थी यह तो मन्नत भी नहीं जानती थी। बस उसे इतना पता था जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था बहुत बड़ा ही जुल्म था। उसके बावजूद भी मन्नत उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रख रही थी, उसकी पसंद का खाना बनाती और फिर पूरा दिन उनके घर का काम करती। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रोहित को किसी चीज की जरूरत हो और मन्नत ने पूरी ना की हो, लेकिन उस दिन के बाद से रोहित का व्यवहार भी कुछ कुछ बदलने लगा था और वह बिल्कुल ही खामोश रहने लगा था और मन्नत के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। पहले अक्सर मन्नत रात को जब पूरा किचन साफ करके सोने के लिए जाती तब रोहित उसे फिर से चाय बनाने के लिए कहा जाता था, लेकिन आजकल वह बहुत ही चुपचाप रहता था और मन्नत को किसी चीज के लिए डांटता भी नहीं था। एक बार मन्नत किचन में बर्तन धोने के बाद किचन की सफाई कर रही थी, तभी रोहित किचन में आया तो मन्नत समझ गई कि उसे चाय पीनी होगी, इसलिए मन्नत ने तुरंत ही गैस पर चाय चढ़ा दी, क्योंकि अब मन्नत उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और उसके कहने से पहले कर देती थी। मन्नत के चाय बनाते हुए देखकर रोहित कहने लगा, ऐसा करो तुम जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद ही बना लूंगा। मन्नत ने कहा, अरे नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है। यह सुनते ही रोहित मन्नत के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि किचन तो सुबह में भी साफ हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि तुम सारा काम रात को ही खत्म करो। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब रोहित ने मन्नत के लिए ऐसे प्रभाव भरे शब्द बोले थे, वरना पहले तो वह मन्नत पर बहुत ज्यादा शक्ति करता था और कहता था, पूरा घर चमकने के बाद ही तुम्हें सोने की अनुमति है। इसलिए अब मन्नत को भी सारा काम खत्म करने के बाद ही सोने की आदत हो गई थी। मन्नत ने रोहित से कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर दे देती हूँ, लेकिन रोहित ने मन्नत को मना कर दिया और कहने लगा, जाओ जाकर आराम करो, वैसे भी तुम आज कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मन्नत रोहित को हैरत भरी नजरों से देखने लगी थी। बात तो रोहित ने सच्ची कही थी, क्योंकि कुछ दिनों से मन्नत को भी बहुत थकान महसूस हो रही थी। रोहित के बदले स्वभाव को देखकर मन्नत को अब अपने पति की संगत अच्छी लगने लगी थी। वह तो यही सोचती थी कि रोहित पहले जैसा भी था,
लेकिन अब आगे की जिंदगी तो उसे रोहित के साथ ही गुजारनी है। एक और सच तो यह भी था कि मन्नत को अब रोहित से कुछ कुछ लगाव भी होने लगा था। शादी के 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन रोहित ने मन्नत को हाथ तक नहीं लगाया था। रोहित की पत्नी होने के नाते मन्नत का दिल भी यही चाहता था कि रोहित उसके करीब आए और उसे प्यार दे, जिस पर मन्नत का अधिकार था। मन्नत अपने कमरे में आकर कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर उसे यह ख्याल आया, क्यों न वह खुद ही रोहित से इस बारे में बात करे कि आखिर रोहित उसे किस बात की सजा दे रहा है और उसके पास क्यों नहीं जाता है। यह सोचते हुए उठकर खड़ी हुई और फिर रोहित के कमरे में चली गई। लेकिन रोहित के कमरे में जाकर जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसने देखा कि रोहित के कमरे में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और रोहित वहां भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़ा रो भी रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था और वह क्यों रो रहा था। यह सब तो मन्नत भी समझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे रोहित ने मन्नत को देखा, फौरन अपने आंसू पोंछ लिया और कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तब मन्नत ने कहा, आप क्यों रो रहे हो। तो वह कहने लगा, यह मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मन्नत को तो हैरत इस बात की हुई थी, रोहित पूजा पाठ भी करता है और भगवान को याद भी करता है, फिर वह उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता था। मन्नत तो उसे नास्तिक ही समझ रही थी, तभी तो वह इतना पत्थर दिल का बना हुआ था। मन्नत को वही खड़ा देखकर रोहित उसे कहने लगा, अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मन्नत उसके पास जाकर उसके सीने से लग गई और कहने लगी, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं। तब मन्नत को अपने इतने करीब देखकर रोहित से तुरंत उसे खुद से अलग कर दिया। मन्नत को ऐसा लगा जैसे कि वह मन्नत से कुछ छुपा रहा है, इसलिए मन्नत ने फिर से कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे का सुख दुख के साथी होते हैं। भगवान ने इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही तो बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वह आपस में अपना दुख दर्द बांट सके और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सके। मन्नत की बात सुनकर रोहित कहने लगा कि औरत विश्वास के लायक नहीं होती है, औरत तो बेवफा होती है, धोखेबाज होती है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि मुझे औरत नाम से ही चिढ़ हो गई है। मुझे औरतों पर एक जरा भी विश्वास नहीं है। फिर रोहित आगे कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त एक गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 8 साल का था और मुझे मेरी माँ की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। लेकिन माँ ने मेरे बारे में नहीं सोचा और हम सभी को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ भाग गई, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे बाप से प्यार नहीं था। फिर मेरी बड़ी बहन जो जवान हुई तो उनके लिए मैं रिश्ता तलाश करता रहा, क्योंकि पापा माँ के गम में जल्दी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। जवान होने के बाद मैं घर और दुकान दोनों संभाल लिया था और अब मुझे अपनी दीदी की शादी करनी थी। मैंने कई जगह रिश्ते देखे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। अक्सर रात में मुझे अपने बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज आती रहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी किससे बातें करते रहती है। सच्चाई का पता करने के लिए एक दिन मैं छुपकर दीदी के कमरे में देखने लगा, तो मैंने देखा कि दीदी मोहल्ले के आवारा लड़के रवि के साथ गलत तरीके से अपना संबंध बना रही थी। यह देखकर मुझे बहुत ही जोरे से गुस्सा आया, क्योंकि वह दोनों बहुत ही शर्मनाक हालत में थे। और फिर मुझे उस समय इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया और फिर वह उस लड़के के साथ चली गई। उसके बाद से औरत जात पर से मेरा विश्वास उठ गया, इसलिए मैंने इतने साल शादी भी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे और कहने लगे, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगा और कोई भी गरीब इंसान भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भागी हुई हो उसे कौन अपना बेटी देगा। फिर इन सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने शादी करने का फैसला किया और फिर अनाथ आश्रम जाकर तुमसे शादी कर लिया। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता तो मुझे अपनी माँ बहन का वह करतूत याद आने लगता और इसी वजह से उसकी बात का बदला मैं तुमसे लेने लगा। लेकिन फिर जब उस दिन घर में चोर घुस आया, तब तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान होते देखकर मुझे बहुत ही हैरत हुई थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया था, तुम्हें तो मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका था मुझसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझे बचाने के लिए सारे पैसे और जेवरात उन चोरों को दे दिए, जिस कारण से मेरी जान बची। और तो और तुम मुझे जख्मी देखकर रोने भी लगी थी, क्योंकि तुम्हें मेरा दर्द देखा ही नहीं जा रहा था। और फिर मैंने देखा उस दिन तुम्हारी आंखों में जो दर्द भरा आंसू बह रहा था,
वह सिर्फ मेरे लिए ही था और यही सब देखकर मेरा मन तुम्हारे लिए बदलने लगा था। मुझे अपने आप में शर्म महसूस होने लगी थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हरकत किया था। जब जब मुझे वह सब याद आता कि मैं तुम्हारे साथ इन 2 महीनों में क्या क्या किया, तो फिर मेरा यह दिल दर्द के मारे बेचैन हो उठता था और मैं अपने गुनाहों की माफी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता था। इसलिए चाहकर मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। यह कहते कहते रोहित रोने लगा। तब मन्नत ने कहा, मेरे दिल में आपके लिए अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है, और अगर पहले था भी तो वह सब अब मिट चुका है। यह कहकर मन्नत रोहित के सीने से लग गई, लेकिन इस बार रोहित ने मन्नत को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने भी कसकर मन्नत को अपने सीने से लगा लिया और मन्नत के माथे को चूम लिया। जो कुछ भी रोहित की माँ ने और उसकी बहन ने उसके साथ किया वह गलत था, और यह सब किसी भी आदमी को सबकी मिजाज बना सकता है। ऐसे में एक आदमी यह भूल जाता है कि हर औरत बेवफा नहीं होती है। उस रात रोहित ने मन्नत को उसकी पत्नी होने के सारे हक दिए और फिर उन दोनों पर प्यार का वह रंग चढ़ा जिसे कोई भी शक दीवार उतार नहीं पाया। और आज रोहित और मन्नत एक साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।